नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल माहेश्वरी है। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। मैं भारत में बल्क मात्रा में रोज़गार, जैसे 1.5 पौने 2 करोड़ रोज़गार कैसे उत्पन्न हो, भारत में एनपीए का निस्तारण कैसे हो, जिसमें बैंकों को अपनी प्रिंसिपल अमाउंट का नुकसान न हो तथा व्यापारियों को भी अपना बिजनेस सुचारू रूप से मिलाने का मौका मिले, इस प्रकार का सॉल्यूशन तथा बैंकों में अदर डिपॉजिट कैसे हो तथा जो बजट का फिस्कल डेफिसिट है उसकी फाइनेंसिंग कैसे हो, जो जीएसटी का इश्यू है स्टेट और सेंटर के बीच, इसका सॉल्यूशन कैसे हो, इस प्रकार के जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यू है इस पर मैं अपनी रिसर्च के आधार पर समाधान प्रस्तुत करता हूँ। इसीलिए आज मैं जो बैंकिंग एनपीए है इस पर अपना समाधान प्रस्तुत करूँगा। हम देख ही रहे हैं बैंकें जो मूलतः गवर्नमेंट बैंकें हैं वो एनपीए से त्रस्त है। कॉरपोरेट बैंकों तो एनपीए से है ही त्रस्त, गवर्नमेंट बैंकें भी एनपीए से त्रस्त है। प्राइवेट बैंकें फिर भी कुछ अच्छी स्थिति में वर्तमान में दिखाई दे रही है। उसके बाद ये कोरोना पीरियड आ गया, इसमें तो एनपीए और अधिक बढ़ने लगा है और आगे बढ़ने के चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई है। तो मैं ये चाहता हूँ आरबीआई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, भारत सरकार है, वो थोड़ा जो बैंकिंग लॉ है इसमें थोड़ा परिवर्तन करे, जिससे बैंकों का एनपीए सुगम रूप से हमें वापस प्राप्त हो तथा बिजनेस जो लॉस हो रहे हैं, जो कॉरपोरेट कंपनियां बंद हो रही है, उन पर भी लगाम लगाई जा सके। तो सर्वप्रथम मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे 2013 से 2020 के बीच एसबीआई ने लगभग 1.25 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1,23,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए। आईडीबीआई बैंक ने 1 लाख करोड़ के आसपास रुपए राइट ऑफ कर दिए। ऐसे ही पीएनबी है और अन्य ने सारी बैंकें हैं, सभी बैंकों ने कुछ न कुछ रुपए राइट ऑफ किए। तो मूलतः समस्या कहाँ है? हम एनपीए को रिड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एनपीए रिड्रेस नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह है, हम केवल बैंक को पब्लिक से डिपॉजिट जमा करना और उसको लैंड करना, यही 2 टूल्स दे रखे हैं हमने बैंकों को। अब वर्तमान स्थिति में बैंकों को अधिक टूल्स देने की आवश्यकता है। जैसे कि कोई भी जो लोन राइट ऑफ होता है, बड़े लोन सब कॉरपोरेट लोन होते हैं, तो कॉरपोरेट लोन राइट ऑफ होता है या कंपनी का ऑक्शन होता है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? एक तो बैंकों का रुपये डूब जाता है, इंटरेस्ट डूबता है, प्रिंसिपल अमाउंट ही 40%, 50%, 30% मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी डूब जाता है, सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा, जो बिज़नेस चल रहा है वो बिज़नेस के जो एम्प्लॉई है उनको अपना दूसरी कंपनी देखनी पड़ती है, तथा जो बिज़नेस चलाने वाला है वो भी कई बार विलफुल डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, कई बार मार्केट परिस्थितियों के कारण डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। तो सारे कारण रहते हैं। तो इन सब का सुगम समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको अपना रिसर्च बताना चाहूँगा। जैसे देखिए, एक उदाहरण देता हूँ रुचि सोया का। रुचि सोया का शेयर ऑक्शन होने के बाद में जो 3-4 रुपये का शेयर था वो 1500 रुपये हो गया।
और आज भी करीबन वो 550 550 रुपये के आसपास है। आलोक इंडस्ट्री का शेयर है। आलोक में रिलायंस ने हिस्सेदारी खरीदी, 3 रुपये का शेयर था, 50 रुपये हो गए। आज भी वो 27-28 रुपये के आसपास शेयर चल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ, जैसे बैंकों ने किसी कंपनी को लेंडिंग दे रखी है, उधार दे रखा है, जिस समय लोन रिस्ट्रक्चर हो उस समय यह नियम बना दिया जाए कि लोन का मैक्सिमम 30% तक का अमाउंट प्रेफरेंशियल शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्रेफरेंशियल शेयर में कन्वर्ट करने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जिस कंपनी ने उधार ले रखे हैं उनका 30% जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो बच जाएगा और कंपनी के प्रॉफिट होने का चांस अधिक हो जाएंगे। तो दूसरे, जिस बैंक ने उधार दे रखा है उसके एनपीए होने के लोन का एनपीए होने के चांस भी घट जाएंगे। और यदि एनपीए हो भी जाता है तो वो जो प्रेफरेंशियल शेयर है वो प्रायोरिटी के साथ पहले बैंक को उसका अमाउंट प्राप्त होगा। ठीक है, फर्स्ट तो रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम ये काम कर सकते हैं। सेकंड, जब एनसीएलटी में कोई भी कंपनी ऑक्शन होती है, जैसे मान लो किसी कंपनी के ऊपर 50,000 करोड़ का कर्ज है और वह कंपनी ऑक्शन होती है 30,000 करोड़ में, तो 20,000 करोड़ का लोन और इंटरेस्ट अमाउंट बैंक का डूब जाता है। तो उस समय ऐसा किया जाना चाहिए कि जो 20,000 करोड़ का प्रिंसिपल, लोन अमाउंट और इंटरेस्ट, इन सब को जोड़कर उस कंपनी से प्रेफरेंशियल शेयर बैंक अपने नाम इश्यू करवा ले। तो ये इश्यू करवाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जो भी कंपनी खरीदेगी उसको ये ध्यान में रहेगा कि जो बैंक के प्रेफरेंशियल शेयर है ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ इस लायबिलिटी को चुकाना है। बाकी जो हमारी लायबिलिटी है वो अदर वे में यूज़ हो पाएगी। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो इंटरेस्ट बर्डन हो जाता है, कई बार हम देखते हैं झूठी बैलेंस शीट बनाकर भी बैंक, कॉरपोरेट कंपनियां लोन ले लेती है और फिर इंटरेस्ट भी अदा नहीं कर पाती और कई तरह के फ्रॉड होते हैं। तो इस जो 30% जो अमाउंट को यदि इक्विटी में कन्वर्ट कर दे बैंक के, तो कंपनी पर इंटरेस्ट लोड कम हो जाएगा, उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। उसकी कॉस्टिंग कम होने से कंपनी की रनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और कंपनी की रनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन अधिक होगा, तो अन्य ने कई प्रकार के फ़ायदे हो सकते हैं। मूल समस्या क्या है? मूल समस्या यह है, कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बैंकिंग एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा तथा सभी नेताओं को यह समझना पड़ेगा कि जो बैंकिंग एनपी है इनको रिड्रेस करने का जो वर्तमान तरीका है वह प्रॉपर नहीं है। अब बैंकों को भी इस मामले में ध्यान देना पड़ेगा। जो बिज़नेस बंद हो चुके हैं वो भी प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि बिज़नेस बंद करने से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। मान लो कोई कंपनी एनपीए हो गई, उसकी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, बैंक वाले वसूली के लिए भाग रहे हैं, 5 साल 10 साल 15 साल पीछे भागते रहेंगे। क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। कोई बाहर भाग जाता है, कोई भारत में छुप जाता है, कोई कुछ 56 तरह के लफड़े हैं। सभी का समाधान ये है, लोन अमाउंट का 30% रिस्ट्रक्चरिंग के समय प्रेफरेंशियल सेल इशू करवा लो और एनसीएलटी के समय, ऑक्शन के समय जो बचा हुआ अमाउंट है उसको प्रेफरेंशियल शेयर में इश्यू करवा लो। यही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, ताकि
बैंकों का भविष्य सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।